दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम ग्रेस की मॉम डायना को ऑफिस से घर आते हुए देखते हैं। तभी ग्रेस अचानक पीछे से आकर अपनी मॉम को हैप्पी बर्थडे विश करती है, जो कि अगले दिन आने वाला था। इसके बाद डायना ग्रेस से अपना सामान पैक करने को कहती है, क्योंकि अगले ही दिन दोनों को डायना के बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाना था। अगली सुबह जब ग्रेस अपना काम खत्म करके घर वापस आती है, तो डायना भी अपना बैग लेकर पूरी तरह तैयार बाहर खड़ी मिलती है। ग्रेस को इस ट्रिप को लेकर कोई खास उत्साह नहीं था, फिर भी अपनी मॉम की खुशी के लिए वह भी हामी भर देती है। रास्ते में सफर के दौरान ग्रेस अपनी मॉम से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। डायना जवाब देती है कि भले ही वह उसे ज्यादा समय से नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर समझ चुकी है कि वह दिल का बहुत अच्छा इंसान है। यह सुनकर ग्रेस को हैरानी होती है कि उसकी मॉम इतनी जल्दी एक अनजान शख्स पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है। थोड़ी ही देर में वे लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां डायना अपने बॉयफ्रेंड एथन से मिलती है। वह कहता है कि वे लोग मंगलवार तक वहां पहुंच जाएंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। यहीं पर ग्रेस पहली बार अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड एथन से ठीक से मिलती है। एथन बताता है कि उसने इस ट्रिप के लिए हैंड बोट खरीदी है, जिसका नाम उसने एनालिसा रखा है। इसके बाद तीनों उसी बोट में सवार होकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। समंदर में कुछ दूर जाने के बाद वे बोट पर ही डायना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसे विश करते हैं। तीनों इस पल को एंजॉय करते हैं। एथन डायना को एक टी शर्ट और ग्रेस को एक चाकू गिफ्ट करता है। फिर ग्रेस एथन से उसके काम के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि पहले वह पुलिस में था, लेकिन अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है। सेलिब्रेशन के बाद सब केबिन से बाहर आ जाते हैं। एथन ग्रेस को बोट चलाना सिखा रहा होता है, जबकि डायना अपने फोन से दोनों की फोटो वीडियो बना रही होती है। तभी अचानक डायना बोट के मुख्य सेल से टकराकर सीधे पानी में जा गिरती है। एथन फौरन उसकी तरफ लाइफ जैकेट फेंकता है और ग्रेस को अंदर से फर्स्ट एड किट और कंबल लाने भेजता है। अंदर भागते हुए ग्रेस को कैबिनेट में एक बंदूक रखी दिखती है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। फिर भी वह जल्दी से कंबल और फर्स्ट एड लेकर बाहर आती है। तब तक एथन डायना को पानी से निकालकर बोट पर ले आ चुका होता है। ग्रेस अपनी मॉम को कंबल ओढ़ाती है। डायना को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वह बेटी से माफी मांगते हुए बताती है कि इस हादसे में उसका फोन पानी में गिर गया। तभी उन्हें एहसास होता है कि मौसम बिगड़ने लगा है, इसलिए सब नीचे केबिन में चले जाते हैं। घबराई हुई डायना कहती है कि उसने पहले कभी इतनी दूर की यात्रा नहीं की और सुझाव देती है कि मौसम खराब है, इसलिए उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन एथन उसे भरोसा दिलाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह तक मौसम एकदम साफ हो जाएगा। अगली सुबह जब ग्रेस ऊपर आती है तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका होता है और उसकी मॉम पहले से ही आराम से बैठी ड्रिंक ले रही होती है। ग्रेस उसके पास जाकर बैठती है और कहती है कि वह यहाँ आकर खुश नहीं है और घर वापस जाना चाहती है। डायना उसे समझाती है कि यह जगह कितनी खूबसूरत है और उसे इस पल को एंजॉय करना चाहिए। थोड़ी देर बाद एथन भी वहां आकर उनके साथ बैठ जाता है। ग्रेस उससे उस राइफल के बारे में पूछती है, जिस पर एथन कहता है कि वह उसे सिर्फ सुरक्षा के लिए रखता है और यह उसका शौक भी है। ग्रेस कहती है कि वह एक बार खुद अपने हाथों से वह राइफल चलाकर देखना चाहती है। इस पर एथन राइफल निकालकर उसे फायर करना सिखाने लगता है। ग्रेस बहुत बढ़िया निशाना लगाती है और यह देखकर एथन उसकी खुलकर तारीफ करता है। अगले सीन में ग्रेस अपने लैपटॉप पर देखती है कि कुछ ही दूरी पर एक और बोट है जो सीधे उनकी तरफ बढ़ रही है। वह बाहर आकर दूरबीन से उसे देखने की कोशिश करती है। इसी दौरान एथन और डायना ड्रिंक कर रहे होते हैं और ग्रेस को भी बुला लेते हैं। ग्रेस भी जाकर उनके साथ बैठ जाती है, लेकिन जल्द ही उसे अचानक तेज चक्कर आने लगते हैं और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर देखने पर पता चलता है कि वह दूसरी बोट अब बिल्कुल पास आ चुकी है और सीधे उनकी बोट से टकरा जाती है। उस बोट से दो आदमी उतरते हैं और तुरंत एथन पर बंदूक तान देते हैं। कोई चीज वापस मांगते हैं। एथन अनजान बनने की एक्टिंग करता है और कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता वे किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी डायना को मारकर घायल कर देता है। यह सब देखकर ग्रेस बुरी तरह सहम जाती है। डायना की नजर ग्रेस पर पड़ते ही वह उसे इशारे से वहीं छिपे रहने को कहती है। इसी बीच कैप्टन डायना और एथन पर गोली चला देता है। गोली एथन के कंधे में लगती है और वह पानी में गिर जाता है। इसके बाद कैप्टन और उसका साथी पूरी केबिन खंगालते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। गुस्से में वे बोट में आग लगाकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही ग्रेस बाहर आकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करती है और तभी उसकी नजर अपनी मॉम की लाश पर पड़ती है। ये देखकर वह पूरी तरह सन्न रह जाती है। अगली सुबह वह समंदर के बीचों बीच बिल्कुल अकेली होती है। आग की वजह से बोट काफी हद तक जल चुकी थी और इंजन भी खराब हो गया था। वह उसे ठीक करने की कोशिश करती है,
पर कुछ हासिल नहीं होता। फिर वह अपनी मॉम के शरीर को एक कपड़े में लपेट देती है ताकि वापस जाकर सही ढंग से अंतिम संस्कार कर सके और फूट फूट कर रोती है। मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बोट का सारा सामान जल चुका होता है। तभी उसे पानी से कोई आवाज सुनाई देती है। बाहर देखने पर पता चलता है कि पानी में अभी भी एथन मौजूद है, जो रस्सी से बंधा हुआ है और जिंदा है। ग्रेस उसे खींचकर ऊपर लाती है, पानी पिलाकर उसकी देखभाल करती है। इसी दौरान उसे एक डिवाइस मिलता है। वह एथन को दिखाकर पूछती है कि यह क्या है। एथन झूठ बोलता है कि यह एक खराब पड़ी एक्स्ट्रा जिब है, लेकिन एथन कहता है कि उसे छोड़ो और बोट के ऊपर एक सेल बांध दो, इससे बोट आगे बढ़ने लगेगी। ग्रेस सेल लेकर ऊपर बांधने की कोशिश करती है और कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार कामयाब हो जाती है। अगले दिन एथन ग्रेस को बुलाता है। वह जाकर उसके जख्म पर पट्टी करती है। तभी एथन कहता है कि उसे किसी भी हाल में बोट स्टार्ट करनी होगी, और यह कहते ही वह बेहोश हो जाता है। ग्रेस बोट स्टार्ट करने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता और वह थक कर बैठ जाती है। इसी दौरान केबिन में उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें एथन उन्हीं 2 लोगों के साथ नजर आता है जिन्होंने बोट पर हमला किया था। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि एथन ने उससे झूठ बोला है। वह बाहर जाकर एथन के बेहोश रहते ही उसके हाथ बोट से बांध देती है और उसकी सेफ्टी नाइफ भी अपने पास रख लेती है। लेकिन कुछ देर बाद जब एथन वहां से गायब मिलता है तो ग्रेस उसे ढूंढने निकलती है। एथन उसे नीचे मिल जाता है। हाथ में चाकू लिए ग्रेस पूछती है कि क्या वह जानता था वे लोग कौन थे, फिर झूठ क्यों बोला। एथन बस इतना कहता है कि वे लोग राक्षस हैं और जितना कम जाना जाए उतना बेहतर है। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न ही डायना की मौत का कोई मलाल। इसी चालाकी से वह ग्रेस को अपनी बातों में उलझाकर बोट ठीक करवाने में उसकी मदद ले लेता है। अब ग्रेस के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए दोनों मिलकर इंजन ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पूरी तरह बेकार हो चुका होता है। अब सिर्फ समंदर की हवा ही उनका सहारा थी और वे 2 दिनों तक उसी छोटे से सेल के भरोसे आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरे दिन सुबह जब ग्रेस बाहर आती है तो उसे दूर एक टापू नजर आता है। एथन कोने में सो रहा होता है, इसलिए वह बिना पूछे ही बोट का रुख टापू की ओर मोड़ देती है। लेकिन सिर्फ एक सेल के सहारे बोट किनारे तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए वे राफ्ट का सहारा लेते हैं। एथन भी टापू पर जाने को तैयार था, पर एक हाथ से वह चप्पू नहीं चला सकता था, इसलिए ग्रेस चप्पू चलाती है और दोनों टापू की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक ग्रेस के हाथ से चप्पू का एक हिस्सा छूट जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश में वह पानी में जा गिरती है। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूबने लगती है। तभी एथन खुद पानी में कूद जाता है और उसे खींचकर किनारे ले आता है। उसकी सांसें रुक चुकी होती हैं, तो एथन सीपीआर देकर उसे होश में लाता है। होश में आने के बाद ग्रेस एथन को ढूंढते हुए पास की एक गुफा में जाती है, जहां उसे पीने का पानी मिल चुका होता है। यह टापू पूरी तरह वीरान था, इसलिए ग्रेस कहती है कि उन्हें किसी तरह वापस लौटना होगा। दोनों मिलकर राफ्ट को किनारे खींच लाते हैं। अंधेरा होने के बाद ग्रेस राफ्ट में सो जाती है और एथन बाहर आग जलाता है, लेकिन ग्रेस को नींद नहीं आती, इसलिए वह उठकर एथन के पास बैठ जाती है। दोनों में बातें शुरू होती हैं। ग्रेस बताती है कि उसके पापा एक सैनिक थे जो ड्यूटी के दौरान इराक में शहीद हो गए थे। फिर एथन अपनी कहानी सुनाता है और यहीं उसका असली सच सामने आता है। वह बताता है कि वह पहले एक ईमानदार पुलिस अफसर था, लेकिन 10 साल की ईमानदार नौकरी के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, जिससे तंग आकर उसकी पत्नी उसे हारा हुआ इंसान समझकर छोड़ गई। इसके बाद वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और बुरे लोगों के साथ मिलकर खूब पैसा कमाया। जिनके साथ वह काम करता था उनमें वह कैप्टन भी शामिल था, और जिन लोगों ने डायना को मारा वे कैप्टन के आदमी थे, कैप्टन खुद नहीं। असल में कैप्टन एक बेहद खतरनाक शख्स है जो ग्रेस जैसी लड़कियों की तस्करी करता है। एथन बताता है कि उसने कैप्टन को धोखा देने की कोशिश की, उसकी एक कीमती चीज चुराकर अपने पास रख ली थी और उसी रात उसके आदमी वह चीज वापस लेने आए थे, जिसकी वजह से डायना की जान गई। वह कहता है कि उसे पता है डायना बहुत अच्छी थी, लेकिन वह उसे बस कुछ ही महीनों से जानता था। फिर वह कहता है कि ग्रेस ने उसके हाथ में जो गांठ बांधी थी उसमें एक गलती हो गई थी, और यह कहकर गांठ बांधना सिखाने के बहाने वह ग्रेस का हाथ बांध देता है। तभी ग्रेस की नजर बगल में रखे बैग में उस डिवाइस पर पड़ती है। वह पूछ बैठती है, तुमने तो कहा था कि यह खराब है, फिर उसे पास क्यों रखा हुआ है? ये पूछने पर एथन बताता है कि इस डिवाइस से सैटेलाइट पर इमरजेंसी सिग्नल भेजकर उनकी लोकेशन शेयर की जा सकती है, जिससे मदद आ सकती है। लेकिन उसने अभी तक इसे एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि उससे पहले उसे ग्रेस का काम खत्म करना था। ये सुनते ही ग्रेस सब कुछ समझ जाती है। वह तुरंत उसे एक मुक्का मारकर बैग से गन निकाल लेती है और उस पर तान देती है
डिवाइस एक्टिवेट करने को कहती है। जब एथन नहीं मानता तो ग्रेस ट्रिगर दबा देती है, मगर गोली नहीं चलती क्योंकि मैगजीन एथन के पास होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह ग्रेस पर टूट पड़ता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। किसी तरह बचकर ग्रेस भागने लगती है। एथन गन रीलोड करके उस पर फायर करने लगता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। ग्रेस छुपकर अपने हाथ की रस्सी खोल लेती है। अगली सुबह का सीन, एथन अब भी ग्रेस को ढूंढ रहा होता है। ग्रेस का प्लान होता है कि वह राफ्ट लेकर वहां से निकल जाए, इसलिए वह उसी तरफ बढ़ती है, लेकिन एथन उसे देख लेता है और ऊपर से फायरिंग शुरू कर देता है। ग्रेस हिम्मत करके भागती रहती है, तभी अचानक एथन ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसके गिरते ही ग्रेस रुक जाती है और पास जाकर देखती है एथन मरा नहीं था, बस बुरी तरह घायल हो गया था। उसके पास पहुंचते ही एथन होश में आ जाता है और उसी हालत में चाकू से ग्रेस पर हमला कर देता है। वह कहता है कि उसे बोट पर वापस ले चलो, क्योंकि डिवाइस अब भी उसी के पास है और उसके बिना ग्रेस उसे एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। इसी झड़प में चाकू का एक वार ग्रेस को भी लग जाता है। बदले में ग्रेस एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारती है और बैग से डिवाइस छीन लेती है, लेकिन वह उसे एक्टिवेट नहीं कर पाती। एथन फिर दोहराता है कि वह इसे चला नहीं पाएगी, उसे बोट पर ले चले तो वही मदद करेगा, पर ग्रेस उसे वहीं छोड़कर राफ्ट के सहारे वापस बोट की तरफ निकल जाती है। बोट पर पहुंचकर वह अपने जख्मों पर पट्टी बांधती है और सो जाती है। रात को अचानक उसकी नींद खुलती है और उसे एहसास होता है कि बोट डूबने लगी है। वह जल्दी जल्दी जरूरी सामान समेटती है और अपनी मॉम की देह को भी राफ्ट पर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ से छूटकर देह पानी में बह जाती है। मजबूरन उसे अपनी मॉम को वहीं समंदर में छोड़ना पड़ता है, जिससे वह फूट फूट कर रो पड़ती है। इसके बाद वह राफ्ट को बोट से जोड़ने वाली रस्सी काट देती है, क्योंकि बोट अब पूरी तरह डूबने वाली थी। अगले 2 दिन वह समंदर में यूं ही बहती रहती है। तीसरे दिन उसे दूर एक बोट दिखाई देती है तो वह फ्लेयर गन चला देती है। उसे लगता है कि तेज धूप की वजह से शायद बोट वालों ने उसे नहीं देखा, लेकिन रात होते ही वही बोट उसे बचाने आ जाती है और उसे रेस्क्यू करके एक बड़े जहाज पर ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर उसे दिखता है कि सबके हाथों में हथियार हैं और वे लोग आपस में कैप्टन का नाम लेकर बातें कर रहे हैं। ग्रेस समझ जाती है कि ये सारे लोग कैप्टन के आदमी हैं और यह जहाज भी उसी का है। वे उसे खाना देते हैं और इसी दौरान नशे की हालत में टबिथा नाम की एक लड़की वहां आती है, जिसे तुरंत एक आदमी वहां से ले जाता है। ग्रेस समझ जाती है कि वह लड़की मजबूरी में है और इस जहाज पर ऐसी और भी लड़कियां हो सकती हैं, क्योंकि एथन पहले ही बता चुका था कि कैप्टन तस्करी का धंधा करता है। ग्रेस नहाने की इच्छा जताती है तो उसे एक कमरा दे दिया जाता है। वह समझ चुकी होती है कि अगर इस जहाज से तस्करी होती है तो कैप्टन भी यहीं कहीं होगा। तैयार होकर वह एक दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती है, जहां उसे एक आदमी दिखता है जिसके इर्द गिर्द और लोग भी होते हैं। वह पूछती है, क्या तुम कैप्टन हो? जवाब मिलता है, हाँ। इसके बाद वह बातों बातों में उसे लुभाती है और मौका मिलते ही उसके सिर पर वार वार करके उसे मार डालती है। कमरे से निकलकर वह दूसरे कमरे में पहुंचती है, जहां उसे टबिथा मिलती है और वह उससे मदद मांगती है। ग्रेस टबिथा से पूछती है कि हथियार कहाँ रखे हैं। टबिथा बताती है कि इंजन रूम में ढेर सारी बंदूकें हैं और यहाँ उसकी जैसी कई और लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि सब नशे में डूबे हैं। ग्रेस वहां से निकलकर उस कमरे तक पहुंचती है और एक बंदूक उठा लेती है। तभी एक आदमी वहां आ जाता है, पर ग्रेस उसे गोली मारकर ढेर कर देती है। फिर उन लड़कियों तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हुए वह रास्ते में आने वाले कैप्टन के आदमियों को एक एक करके मारती जाती है। रास्ते में उसका सामना कैप्टन के लिए काम करने वाली एक लड़की से भी होता है, जिसे वह मार गिराती है। इसके बाद एक हट्टे कट्टे आदमी से मुठभेड़ होती है, जो उसका गला दबा लेता है, लेकिन ग्रेस किसी तरह बचकर उसे भी शूट कर देती है। आगे एक दरवाजा खोलने पर ग्रेस को पता चलता है कि वहां बेहद कम उम्र की लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया है। इससे पहले कि वह उन्हें आजाद करवाती, कैप्टन का एक और आदमी आकर उस पर बंदूक तान देता है। तभी उसके पीछे से टबिथा आकर उसके सिर पर वार करती है और ग्रेस उसी की बंदूक से उसे मार गिराती है। ग्रेस उन लड़कियों को वहीं सुरक्षित छोड़कर मदद का सिग्नल भेजने के लिए रेडियो रूम की ओर बढ़ती है, लेकिन आगे बढ़ते ही उसका सामना एथन से हो जाता है। उसे देखकर ग्रेस चौंक जाती है। तुम तो टापू पर मर चुके थे। एथन जवाब देता है कि उसने ग्रेस की जानकारी देकर कैप्टन से डील कर ली थी और उसी डिवाइस के जरिए बच निकला। एथन उसे मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और बंदूक लेकर पीछा करने आता है, लेकिन तब तक ग्रेस वहां से भाग चुकी होती है। खून के निशानों का पीछा करते हुए वह उसे ढूंढता रहता है। जैसे ही वह एक जगह पहुंचता है, ग्रेस उस पर एक केमिकल स्प्रे कर देती है, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर पड़ता है। ग्रेस वही चाकू निकालती है जो कभी एथन ने उसे तोहफे में दिया था और सीधा उसके सीने में उतारकर उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब तक वह पूरी तरह थक चुकी होती है और कैप्टन के सारे आदमी भी मारे जा चुके होते हैं। तभी टबिथा आकर
उसे कुछ दिखाने ले जाती है। ग्रेस बाकी लड़कियों के साथ जहाज के ऊपरी डेक पर पहुंचती है और देखती है कि जहाज अब एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। ये देखकर सभी लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं, क्योंकि अब वे अपने घर लौट सकती हैं। और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं।